हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शोभा मैम और स्वागत है आप सभी का आदि कैरियर पॉइंट के बाई वीकली करंट अफेयर्स के सीरीज़ में। स्टूडेंट, हम आपके लिए जो है बाई वीकली करंट अफेयर्स सीरीज़ वीकली 2 टाइम्स लेकर आ रहे हैं, दैट इज़ ऑन ट्यूसडे 7 PM एंड फ्राइडे 7 PM। तो ऑलरेडी हमने इसके 2 वीडियो पब्लिश कर दिए हैं। आई होप कि आपने उसे देखा होगा और उससे आपको बेनिफिट्स मिले होंगे। और अगर फ्रेंड्स ऐसा है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स कीजिए ताकि हमारी भी एनर्जी बूस्ट अप हो। मैं चाहती हूँ कि आप सभी को इन वीडियो से बेनिफिट्स मिले और आप अपने लगन के साथ जो है पढ़ाई करें ताकि आप ऊंचाइयों पे पहुँचे, हायर लेवल के पोस्ट पे पहुँचे और सफलता हासिल करके एक स्टेबल लाइफ की तरफ में आएँ। तो आज स्टार्ट करते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स के साथ इस वीक के। तो वो वीक के कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री अनाउंस टू क्विट WHO एंड वाई। कौन से देश के प्रेसिडेंट ने कहा कि वो WHO क्विट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज़ धनवंतरी रथ। धनवंतरी रथ क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और कौन से स्टेट ने कहा है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए एक न्यू मॉडल को वो अडॉप्ट करने जा रहे हैं और क्यों। तो ये इसके अलावा और जो एक इम्पॉर्टेंट जो ऐड किया है मैंने इस वीक में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट डे एंड डेट्स। इम्पॉर्टेंट डे एंड डेट्स जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इसे भूल जाते हैं बार बार। इसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसे हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। तो कौन से 2 इम्पॉर्टेंट डे और डेट्स जो है इस वीक के बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल लेवल में और साथ ही साथ हम सभी के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट पास्ड अवे रिसेंटली और साथ ही साथ इन्वायरमेंट प्राइज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि किसे ये मिलता है। नोबेल इन्वायरमेंट प्राइज के नाम से कौन सी प्राइज जानी जाती है और इसे 2020 में ये किसे मिला है और क्यों मिला है और क्या इसके फीचर्स है। तो ये सारे पॉइंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए बैक टू योर स्टडी स्क्रीन। आइए स्टार्ट करते हैं आज की पहली टॉपिक, दैट इज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस टू क्विट द WHO ऑन 29 मई। नाउ क्वेश्चन व्हाई, कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों अनाउंस किया कि वो WHO छोड़ना चाहते हैं, व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड दिस। और इसके अलावा इस टॉपिक में हम ये भी पढ़ेंगे कि उन्होंने इसके अलावा कौन सा दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल एजेंसी उन्होंने लेफ्ट किया है। So WHO को छोड़ने वाले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनका यह कहना है कि दिस स्टेप इज टेकन बाय हिम बिकॉज ऑफ ग्रोइंग टेंशन बिटवीन whom, बिटवीन द यूएस एंड चाइना ओवर द कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 पैंडेमिक को लेकर के ही जो है यूएस और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ और इसलिए जो है वो अब WHO को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर चाइना के साथ टेंशन हो तो फिर भाई WHO को छोड़ने की बात क्यों आ गई। He said that WHO become the puppet agent of China। उनका कहना है कि WHO जो है वो चाइना की एक पपेट एजेंट बन गई है और चाइना के अकॉर्डिंगली ही काम कर रही है। और मिस्टर ट्रंप का ये भी कहना है कि दैट WHO has failed to make reform to the organization that the president had demanded earlier this month। यानी उन्होंने जो डिमांड किया था उसे भी WHO ने एक्सेप्ट नहीं किया, रिफॉर्म्स करने की बात कही थी उसे भी एक्सेप्ट नहीं किया और इसलिए अब जो है वो WHO को छोड़ना चाहते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एम्बलम और उनके चीफ। सो नाउ ही सेड, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, ही सेड चाइनीज ऑफिशियल इग्नोर्ड देयर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन अबाउट द वायरस टू द WHO एंड प्रेशर्ड द WHO टू मिसलीड द वर्ल्ड व्हेन द वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय चाइनीज अथॉरिटी। यानी चाइनीज अथॉरिटीज ने जब इस वायरस को सबसे पहले डिस्कवर किया था तो उन्होंने WHO को प्रेशर दिया था कि वो मिसलीड करे वर्ल्ड को ये ना बताए कि ये पूरी दुनिया में कितना बड़ा खतरा लेकर आ रही है। तो इसलिए क्या है कि अब वो WHO के साथ में नहीं रहना चाहते हैं। तो अब इससे सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होगा WHO के ऊपर में, ये होगा क्योंकि कंट्रीज एनुअल कंट्रीब्यूशन यानी यूएस का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन WHO पर है। तो WHO में यूएस का कंट्रीब्यूशन है $450 मिलियन
और इससे जो है वो पूरे वर्ल्ड पे WHO, इनके अलावा जो दूसरी कंट्रीज जो हेल्प करती हैं, इन सब के WHO जो है बहुत सारे जो हेल्थ रिलेटेड मैटर्स पूरे इंटरनेशनल लेवल पे देखती है, लोगों को जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो एबोला हो या फिर किसी भी तरह की डिजीज हो। लेकिन अब जो है यूएस का ये बजट जो है अब WHO के पास में नहीं जाएगा, WHO को ये कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा और यूएस का ये कहना है कि भाई अब वो इस पैसे को किसी और दूसरी जगह पे लगाएंगे, दूसरे वे में वो इन्हें खर्चा करेंगे। अब इससे इंपॉर्टेंट अब आपका एक और क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, द हेडक्वार्टर ऑफ WHO, कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा इन स्विट्जरलैंड और इनके डायरेक्टर जनरल कौन है। तो डायरेक्टर जनरल की फोटो मैंने ऑलरेडी लगा रखी है, दैट इज टेड्रोस एडेनन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड विद टेड्रोस एडेनन इज दैट ही इज द फर्स्ट अफ्रीकन। टेड्रो एडेनन जो है वो फर्स्ट अफ्रीकन है एंड ही इज फ्रॉम इथियोपिया, वो इथियोपिया से बिलोंग करते हैं एंड यूएस ऑल्सो इथियोपिया से बिलोंग करते। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास में आ जाते हैं कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो WHO का हेडक्वार्टर हो गया आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इनके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनके डायरेक्टर जनरल हो गए टेड्रोस एडेनन और वो कौन से कंट्री से, कौन से कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं और फर्स्ट है वहां से, दैट इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, ही बिलोंग्स टू इथियोपिया। इसके अलावा और एक जो है इंटरनेशनल एजेंसी जिसे यूएस ने छोड़ा है इसके पहले ट्रंप के टेन्योर में, दैट इज द यूनेस्को। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है इट इज इन पेरिस फ्रांस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में लोकेटेड है और इसे छोड़ने के पीछे यूएस ने रीजन बताया, दैट इज एंटी इजराइल बायस, की यूएस को जो है एंटी इजराइल बायस है, तो इसलिए उन्होंने इसे भी छोड़ दिया। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट point of this current affairs bi-weekly series is that in which model West Bengal is shifting to contain COVID-19। यानी अब हम वर्ल्ड न्यूज से अब हम आ रहे हैं इंडिया के तरफ में और इंडिया में वेस्ट बंगाल में। अब वेस्ट बंगाल में कौन सा मॉडल जो है अडॉप्ट किया गया COVID-19 से फाइट करने के लिए, उस मॉडल का नाम क्या है। तो द नेम ऑफ द मॉडल इज द स्वीडन मॉडल। COVID-19 से लड़ने के लिए यहाँ पर कौन से मॉडल को अपनाया गया, COVID-19 से लड़ने के लिए जो है स्वीडन मॉडल को अपनाया गया। एंड व्हाट इज स्वीडन मॉडल। तो स्वीडन मॉडल क्या है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वीडन मॉडल इट इज ऑल्सो नोन एज ताइवान मॉडल, इसे ताइवान मॉडल के नाम से भी जानते हैं या फिर ये साउथ कोरियन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और इस मॉडल में एक्चुअली किस चीज पर ज्यादा प्रेशर दिया गया है, तो इस मॉडल में ज्यादा से ज्यादा प्रेशर दिया गया है इंस्टेड ऑफ लॉकडाउन दे स्ट्रेस, वो स्ट्रेस किस पर देते हैं, टेस्टिंग पर स्ट्रेस दे रहे हैं एंड सेग्रीगेटिंग करने में। सेग्रीगेटिंग करना मतलब अलग करना, किसे अलग करने के लिए वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, दैट इज द हाई रिस्क पॉपुलेशन। अब ये हाई रिस्क पॉपुलेशन में कौन आता है, हाई रिस्क पॉपुलेशन में आता है एज ओल्ड ग्रुप, जो सबसे ज्यादा उम्रदार लोग है, दैट इज सीनियर सिटीजन हम कह ले, 60 इयर्स के अबव लोग जो है वो खासकर ज्यादा से ज्यादा इस एज ओल्ड पॉपुलेशन में, जिन पर COVID-19 का खतरा बहुत ज्यादा है। इसके अलावा वो सारे लोग जो किसी सीवियर डिजीज से पहले से ही परेशान है, तो ऐसे लोगों पर COVID-19 का इफेक्ट ज्यादा होता है। तो इसलिए क्या है, इन पॉपुलेशन को जो है खासकर अलग रखा जाए। और शुरुआती दौर में स्कूल कॉलेजेस इन सबको बंद रखा गया, उन्होंने सॉकर का गेम भी पोस्टपोन कर दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट नहीं किए और ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह पे नॉट मोर देन 50 लोगों से ज़्यादा की गैदरिंग को अवॉइड किया गया। तो इस तरह से स्वीडन मॉडल में शुरुआती दौर पर काम किया गया। हाँ, हालांकि बाद में ये है कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, लेकिन फिर उसके बाद में अब स्वीडन जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल की तरफ में भी बढ़ रही है और कोशिश की जा रही है कि किस तरह से इस COVID-19 को जो है स्टॉप करने की कोशिश की जाए। एक्चुअली COVID-19 खत्म तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसे हम लड़ सकते हैं, इसे हम रोक सकते हैं अपने कुछ स्पेशल जो डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज को मेंटेन करके हम इसे रोक सकते हैं। अब स्वीडन के बारे में और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्वीडन इज अ स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्वीडन कौन सी कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री है और इस स्कैंडिनेवियन कंट्री को भी हम मैप में भी देखेंगे। और साथ ही साथ इसका कैपिटल है स्टॉकहोम एंड इट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ स्वीडन। स्वीडन जो है एक लार्जेस्ट सिटी है
स्टॉकहोम इज द कैपिटल एज वेल एज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ स्वीडन। और इसके अलावा द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आते हैं आपके नॉर्वे आते हैं, स्वीडन है एंड डेनमार्क। आइए इसे एक बार हम मैप में देख लेते हैं दिस 3 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को। तो दैट इज नंबर 1 दिस इज स्वीडन, दिस इज नॉर्वे एंड दिस इज डेनमार्क। तो ये 3 है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। और इन सारी कंट्रीज के आसपास के इलाके से जितने भी है इनके, उन सबसे ज्यादा अगर अचीवमेंट मिला है तो वो है आपके स्वीडन को मिला है। अब आगे, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द धन्वंतरी रथ। अब ये धन्वंतरी रथ क्या है और इसे कौन से स्टेट ने जो है स्टार्ट किया है? तो धन्वंतरी रथ जो है इट इज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट ने धन्वंतरी रथ को स्टार्ट किया है। कहाँ स्टार्ट किया है? इसकी कैपिटल सिटी, और इनकी कैपिटल सिटी का नाम क्या है? अहमदाबाद। इनकी कैपिटल सिटी का नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद में उन्होंने धन्वंतरी रथ को स्टार्ट किया। और ये रथ किस लिए स्टार्ट किया गया? ताकि वो कोविड-19 से लड़ पाए और जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है फैसिलिटीज़ पहुँचे, मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले से ही जो कोरोना का केसेस बहुत ज़्यादा है और ऐसे दशा में बहुत सारे लोग जो है वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ये रथ जो है डॉक्टर्स से भरी होती है। डॉक्टर्स होते हैं इसमें, पैरामेडिकल स्टाफ्स होते हैं और फार्मासिस्ट होते हैं, और ये सभी मिलकर लोगों तक पहुंचते हैं। और लगभग अब तक 86 जो है धन्वंतरी रथ जो है अहमदाबाद ने लॉन्च किया है एंड हेल्प रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पेशेंट्स विजिटिंग हॉस्पिटल्स। यानी पेशेंट्स हॉस्पिटल ना जाए बल्कि हॉस्पिटल की जो सेवाएं हैं वो पेशेंट्स तक पहुंच जाए। और कैसे पेशेंट के पास में? स्पेशली विद कंप्लेंट्स ऑफ फीवर, कफ एंड कोल्ड एज वेल एज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। यानी जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है, सांस लेने की प्रॉब्लम्स हो रही है, फीवर है, कोल्ड है, कफ है, तो ऐसे लोगों को वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोविड-19 से लोगों को बचाया जा सके, उसको फैलने से रोका जा सके। The next topic, who was the first chief minister of छत्तीसगढ़ passed away recently? तो छत्तीसगढ़ के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे जो अभी रिसेंटली पास्ड अवे, यानी जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है? तो वो है अजीत जोगी। तो छत्तीसगढ़ के फर्स्ट छत्तीसगढ़ के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है अजीत जोगी, जो रिसेंटली पास्ड अवे हुए एंड ही सर्व्ड एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम नवंबर 2000 टू नवंबर 2003। और ये छत्तीसगढ़ जो है न्यू स्टेट के रूप में बनकर आता है आपका 2000 में ही ये एक नया स्टेट बनकर सामने आता है। और उसी समय जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने थे अजीत जोगी बने थे, और इन्होंने बहुत ही प्रो पुअर प्रोग्राम्स को भी अनाउंस किया था। गरीबों के हित के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, इसलिए ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए। और ये अभी 74 ईयर ओल्ड थे और इनकी मृत्यु हो गई 2 कार्डियक अरेस्ट के वजह से। रायपुर में इनकी डेथ हो जाती है। नाउ 2 important dates of this week. This is one of the most important, क्योंकि डेट्स जो है हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हम खासकर इन्हीं इंटरनेशनल डेट्स और डे को क्या करते हैं कि ध्यान नहीं देते हैं, रेगुलर स्टडी नहीं करते। तो इसको हमें रेगुलर पढ़ते रहना चाहिए कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कौन से वीक में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहली बात 29 मई इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। तो 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। तो ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द अचीवमेंट। किनके अचीवमेंट को मार्क करने के लिए? दैट इज शेरपा तेंजिंग नोर्गे फ्रॉम नेपाल। शेरपा तेंजिंग नोर्गे कहाँ से थे? नेपाल के थे। और इसके अलावा एडमंड हिलेरी फ्रॉम न्यूजीलैंड। इन दोनों के अचीवमेंट को मार्क करने के लिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। बोथ क्लाइम माउंट एवरेस्ट ऑन 29 मई 1953। 29 मई 1953 में दोनों ही जो है एवरेस्ट को क्लाइम किए थे, एवरेस्ट पर पहुंचे थे और एवरेस्ट की चोटी फतह करने वाले पहले 2 लोग थे। और इस ईयर को सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया इन 2008। और ये 2008 में क्यों सेलिब्रेट किया गया? बिकॉज इन 2008 इन द ईयर विच एडमंड हिलेरी पास्ड अवे। एडमंड हिलेरी इस दिन जो है इस साल दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो उनके इस अचीवमेंट को उनको एक्चुअली एक ट्रिब्यूट देने के लिए जो है इस पर्टिकुलर इस ईयर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और साथ ही साथ
माउंटेन के बारे में, माउंटेनियरिंग के बारे में, हिमालय पर्वत के बारे में भी लोगों को अवेयर किया जाता है, बताया जाता है कि कैसे ये सारे जो नेचुरल जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 31 मई इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड नो टोबैको डे। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसका इस साल का थीम था टोबैको एक्सपोज। इसके इस साल का थीम क्या था? थीम ऑफ द 2020 वर्ल्ड नो टोबैको डे कि टोबैको को एक्सपोज करना है। तो इस कैंपेन के थ्रू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन tries to debunk myths and expose devious tactics employed by these industries, and this theme tries to empower youth to understand the tactics used by the tobacco industry to sell these products। यानी टोबैको इंडस्ट्रीज कितने तरह के अलग अलग टैक्टिक्स को अपनाते हैं इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, लेकिन इसका हेल्थ पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस नेगेटिव इम्पैक्ट से लोगों को अवेयर करना, बताना कि जितनी भी इस पर ऐड की जाती है वो ऐड कितनी झूठी है और आपको किस तरह से वो इम्प्रेस कर रही है, लेकिन उसका आपके हेल्थ के ऊपर में कितना नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो इसलिए जो है इस वर्ल्ड नो टोबैको डे को मनाया जाता है। और इसके अलावा 2019 का थीम था टोबैको एंड लंग हेल्थ। तो टोबैको एंड लंग हेल्थ वाज द थीम ऑफ 2019। तो यहाँ पर हमने दो थीम पढ़ा, एक पढ़ा हमने पिछले साल का थीम, दैट इज द थीम ऑफ 2019 वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे का थीम 2019 का क्या है? टोबैको एंड लंग हेल्थ। और इसके अलावा 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। और इसके अलावा टोबैको डे का, वर्ल्ड नो टोबैको डे का 31 मई का थीम क्या है 2020 का? दैट इज टोबैको एक्सपोज। टोबैको को एक्सपोज करना है, बताना है कि ये हमारे सेहत के लिए कितनी गलत है, ये हमारे सेहत के ऊपर कितना जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। नाउ द नेक्स्ट, that is which prize is generally referred to as the Nobel Prize for Environment and who won the prize this year। यानी कौन से प्राइज को हम नोबेल प्राइज फॉर एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं और किसे इस साल ये प्राइज मिला। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि इन्वायरमेंट हम सब के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। डे बाय डे हम देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट में मेजर चेंजेस हो रहे हैं और ये जो मेजर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना हार्मफुल है। दीज आर नॉट एक्चुअली गुड, दीज आर हार्मफुल। नाउ क्वेश्चन अराइज व्हाई दीज आर हार्मफुल। क्यों ये हार्मफुल है? भाई हमारी ही एक्टिविटीज है, हमने अपनी ही एक्टिविटीज से क्या किया है? अपने नेचर को पॉल्यूट करना शुरू कर दिया है। अपने इकोनॉमिक बेनिफिट को हम देखते हैं, हमने कभी ये नहीं सोचा कि व्हाट अबाउट दिस नेचर, ये नेचर हमें कितना कुछ दे रहा है, ये प्रकृति हमें कितना कुछ दे रही है, लेकिन हम कभी भी इस प्रकृति के बेटरमेंट के बारे में कभी नहीं सोच रहे हैं। केवल हर देश अपने अपने बेनिफिट को लेकर सोचता है। तो इसीलिए इन फील्ड पे बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटलिस्ट काम कर रहे हैं जो हमें ये बताते हैं कि भाई हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो ऐसे ही जो एमिनेंट वर्क करने वाले जो लोग हैं, जो दिन रात इस एनवायरनमेंट के बचाने के लिए उस पर रिसर्च कर रहे हैं और उससे जुड़े तथ्य हम तक पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे ही लोगों को प्राइज देना तो बनता ही है। तो ये प्राइज इस साल जिसे हम कहते हैं द नोबेल प्राइज फॉर एनवायरनमेंट, वो क्या है? दैट इज द टाइलर प्राइज फॉर एनवायरनमेंट। यानी टाइलर प्राइज फॉर environment is also referred as the Nobel Prize for Environment, and it is one of the oldest prize given for the purpose and for the protection and those who are working in betterment of environment, and this year it was jointly won। ये सिंगल किसी को नहीं मिला है, jointly मिला है। तो किन लोगों को मिला है? इंडिया से पवन सुखदेव को मिला है और इसके अलावा ग्रिचन सी डेली को मिला है जो कि एक यूएस कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट है। और पवन सुखदेव जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, हु इज एन एमिनेंट एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट एंड यूएन एनवायरनमेंट गुडविल एम्बेसडर भी है वो। और उन्हें ये अवार्ड क्यों मिलता है? ही वॉन दिस अवार्ड फॉर हिज वर्क ऑन ब्रिंगिंग द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड लॉस। कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस किस चीज का? इकोनॉमिक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड लॉस। इन्वायरमेंट से केवल
लोगों को ही जो है लॉस नहीं होता, हर चीज़ को लॉस हो रहा है, हर तरफ से हर चीज़ लॉस हो रहा है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना है ग्रीन इकोनॉमी के तरफ में। हम ग्रीन इकोनॉमी को जितना फोकस करेंगे उतना ही हम अपने अर्थ को बचा पाएंगे। एंड रिमेंबर, अर्थ है तो हम हैं, यानी अर्थ को बचाना है। क्यों बचाना है? टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, हमें अपने आप को बचाने के लिए अर्थ को बचाना है, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर ह्यूमन बींग्स है और पूरे किसी भी आज तक किसी भी प्लैनेट में नहीं खोज पाया गया है कि वहाँ वाटर है कि नहीं है और वहाँ पर लाइफ सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो इस यूनिक प्लैनेट को हमें बचाने के लिए काम करना है और इन्हीं सब के लिए काम करते हैं वर्ल्ड के एनवायरमेंटलिस्ट, और उनमें से एक है पवन सुखदेव एंड हीज ग्राउंड breaking report 2018 report the economics of environment and biodiversity। तो उनके रिपोर्ट का नाम क्या है? The economics of environment and biodiversity, and this was hosted by United Nations Environment Program, यानी UNEP का भी फुल फॉर्म आपने यहाँ से पढ़ा, United Nations Environment Program, and it became the foundation for the green eco movement, यानी ग्रीन इकोनॉमिक मूवमेंट को लेकर इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स को लेकर ये सामने आता है कि किस तरह से हम ग्रीन इको मूवमेंट को कंटिन्यू करें और पूरे वर्ल्ड को बचाए। केवल एक देश को बचाने की ज़रूरत, एक देश को हम नहीं बचा सकते हैं। ये याद रखिए कि इन्वायरमेंट या फिर अगर आप बोले नेचर, तो नेचर की अपनी कोई बाउंड्री नहीं है, नेचुरल डिजास्टर की अपनी कोई बाउंड्री नहीं है। ये कहीं पर भी कभी भी आ सकते हैं और इन सब से बचने के लिए हमें अपने इन्वायरमेंट पे होने वाले बैड इफेक्ट्स को रोकने की ज़रूरत है, और जितना हम इसे रोकेंगे उतना ही ज़्यादा इस अर्थ को बचाएंगे, क्योंकि इनकी अपनी कोई बाउंड्री नहीं होती। ये नहीं देखता है कि ये कौन सा देश है, ये कौन से कंट्री पर हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कोई एक कंट्री हमारा दुश्मन है? नहीं। या फिर कोई एक रिलीजन, ये भी नहीं देखते, या फिर कोई कास्ट, या फिर कुछ किसी भी तरह के, या फिर कोई रिच एंड पुअर, किसी को भी नहीं देखता है। और इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया है। तो इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने देख लिया है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आइए अब चलते हैं स्क्रीन पे वापस। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज़ के क्वेश्चंस जिसे हमने स्टडी किया। हमने ये देखा कि क्यों WHO छोड़ने की बात कही डोनाल्ड ट्रंप ने, और इसके साथ साथ धन्वंतरी जो रथ है इसे कैसे मेडिकल पर्पस के लिए जो यूज़ किया जा रहा है अहमदाबाद में, और साथ ही साथ क्यों जो है बंगाल स्वीडन मॉडल की तरफ में शिफ्ट हो रही है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन जो था, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, आज के टाइम पे पूरी दुनिया, जो पूरा वर्ल्ड है, वो इन्वायरमेंट को लेकर सोच रही है, और इसे सोचने की बात क्यों ज़रूरत है, क्या ऐसी ज़रूरत है? तो फ्रेंड्स, बात यह है कि इन्वायरमेंट नोज, ये जो इन्वायरमेंट है, ये नेचुरल डिजास्टर्स है, नेचुरल प्रॉब्लम्स है, वो किसी देश की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। हम पॉलिटिकल मैप बना लेते हैं, हम कहते हैं कि ये मेरी बाउंड्री है, ये मेरा देश है, ये मेरी टेरिटरी है। जैसे कि आज के टाइम पे नेपाल कर रहा है, इंडिया और नेपाल के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, इंडिया और चाइना के बीच में टेरिटरी को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, और साथ ही साथ पाकिस्तान और इंडिया का तो चलता ही रह रहा है। तो क्या लगता है कि हम खाली पॉलिटिकल बाउंड्रीज बना लेने से सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि नेचर की अपनी कोई बाउंड्री नहीं होती है। वो कभी नहीं सोचता है कि इस देश पर हम अटैक करेंगे, इस देश पर हम नेचुरल डिजास्टर लेकर आएंगे, यहाँ हम तूफान लेकर आएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि बात यह है कि इस नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सभी की ज़रूरत है। एयर पॉल्यूशन की कोई बाउंड्री नहीं है, वाटर पॉल्यूशन की कोई बाउंड्री नहीं है। हर जगह पे अगर हम पॉल्यूशन फैलाएंगे, अपनी ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम अपनी ग्रीडी नेचर को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, तो भाई इसे हमें रोकना है। हायर लेवल तक इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, और ये कोशिश हम अगर सोचेंगे कि एक व्यक्ति क्या कर पाएगा, तो ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की ज़रूरत है इसमें, केवल देश के गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव लेंगी तो नहीं होगा। हम कैसे वाटर को सेव करें, हम कैसे ट्री को सेव करें, कैसे हम डिफॉरेस्टेशन से एफॉरेस्टेशन की तरफ इनिशिएटिव लेंगे, घर घर से ये मुहिम शुरू होनी चाहिए। ये किसी एक इन्वायरमेंटलिस्ट की काम नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कोशिश करना चाहती हूँ आप सभी की तरफ से कि हम सभी पेड़ बचाएं, पानी बचाएं, और इन सब के साथ साथ अगर हम इसे बचाते हैं तो हम अपने आप को बचाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद।